तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थर्ड सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस में 75 क्वेश्चन फ्रेंड्स हम इसमें आपको देते हैं और ये सेट नंबर 22 है। 22 से पहले का सेट नंबर 1 से लेके 21 तक के सेट नंबर को अगर आपको देखना है तो आप केसरिया कमीशन क्लास यूट्यूब चैनल को सर्च कर सकते हैं, वहां से आप आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बार बार चर्चा करते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारा पीडीएफ जो इसका होता है आंसर का, तो सारा पीडीएफ क्वेश्चन के साथ आंसर का हम वहां डाल देते हैं। इससे भी ज्यादा आपको आने वाले भविष्य में या बिहार एसएससी को लेके या बीपीएससी को लेके या और अदर स्टेट एग्जाम जो कंपटीशन का होगा उसे लेकर जो भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स हम वहां डाल दिया करेंगे। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, केसीसी ऑफिशियल सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, वहां से भी आप आसानी से जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग को आज बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने केसरिया कमीशन क्लास को प्यार दिया, इतना आगे बढ़ाया। फ्रेंड्स, सब लोग तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर वगैरह हो जाता है बहुत सारा, तो उसके लिए खुशियां जताते हैं। हम आपके प्यार के लिए इसलिए खुशियां जता रहे हैं आज, क्योंकि आज ही हमारा यूट्यूब पर 100वां वीडियो है और 100वां वीडियो के अंतर्गत जो भी आप लोग हमें प्यार दिए हैं, आगे बढ़ाए हैं, तो आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, बिना समय गवाए एक बात की चर्चा करते हैं कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने मैसेज किया था कि सर थोड़ा सा टाइम को क्या कीजिए कि डिक्रीज कर दीजिए, टाइम को कम कीजिए, ज्यादा टाइम लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जरूर वो हमारी कमी को अगर बताए हैं कि चलिए इसमें कमी है कि समय को ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिस्कशन करना रह जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम प्रयास करेंगे कि आप जो बोले हैं कि टाइम कम कीजिए, डिक्रीज कीजिए, तो हम डिक्रीज करने का पूरा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कम सॉल्यूशन करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एक बात हम एहसास दिलाना चाहते हैं कि फ्रेंड्स मेहनत सबसे बड़ा चीज होता है। अगर आज आप 3-4 घंटा टेबल कुर्सी पर बैठना शुरू कर दिए ना, और आदत पकड़ा गया आदत, तो निश्चित तौर पर आने वाला भविष्य में किसी का मजदूरी करके या ठेला रिक्शा चलाने का आपका वो जो आगे भविष्य में होगा, वो एसी में बैठे हुए रूम में सपना देख सकते हैं। क्लियर? यानी कि कह सकते हैं, अगर आज आप आदत पड़ गया आपका टेबल और कुर्सी पर बैठने का और एक रूम में बैठने का, तो निश्चित तौर पर आगे चलकर आपका भविष्य जो होगा एक एसी में बैठने के लायक हो जाएगा। अगर वो आदत नहीं पड़ता है तो निश्चित तौर पर मेहनत तो आपको करना ही है। मेहनत तो आपकी, अगर आज या तो टेबल कुर्सी पर बैठ के एक रूम में मेहनत कर लीजिए, या तो कल किसी का मजदूरी करके, किसी का ठेला रिक्शा चला के मेहनत तो हमें करना ही है। आज हम नहीं करेंगे तो कल किसी का मजदूरी करना पड़ेगा, तो हमें मेहनत तो करना ही है फ्रेंड्स। तो मेहनत लगातार करेंगे और इसके लिए जितना संभव हो सकता है प्रयास, जितना कम समय बता है, जितना संभव कर सकते हैं हम प्रयास, उतना प्रयास अपने आप को झोंक देंगे। और प्रयास करने के एवज में झोंकना जो है हम लोग का, इसमें अंतिम प्रयास जो है, जो समय बढ़ा है हम लोग को, जो मौका मिला है, उसमें पूरी तरीका से अपने आप को पैटर्न के मुताबिक एकदम ढाल लेंगे। क्लियर? और वैसे सेट प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे जो हमें एग्जाम में फायदेमंद होगा। यानी ऑफलाइन सेट प्रैक्टिस प्रीफर हम बार बार करते हैं फ्रेंड्स, जरूर प्रयास कीजिएगा, सप्ताह में 2 से 3 सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन कीजिएगा, बाकी का ऑनलाइन जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा आज का जो है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है, जो कि खनिज और उसके उत्पादन के वर्तमान स्थिति के आधार पर, यानी एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है कि प्रथम स्थान किस राज्य का आता है इस खनिज के उत्पादन में, तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। आपका ऑप्शन है बॉक्साइट ओडिशा में, बिल्कुल सही है, बॉक्साइट ओडिशा में होता है, प्रथम स्थान ओडिशा का है बॉक्साइट के उत्पादन में। दूसरा है कोयला छत्तीसगढ़ में, जी बिल्कुल ये भी सही है कि कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ प्रथम स्टेट आता है पूरे भारत में। दूसरा है मैग्नीज मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो भारत का पहला राज्य यानी प्रथम स्थान पर राज्य आता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है चांदी के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का स्थान पहला स्थान पर आता है, ये बात गलत है, आंध्र प्रदेश का नहीं आता है चांदी के उत्पादन में पहला स्थान पर, चांदी के उत्पादन में पहला स्थान पर राजस्थान का आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार
बिहार के फ्रेंड्स हम बार बार चर्चा करते हैं कि जो भी आपका सिलेबस के आधार पर है वही क्वेश्चन हम 75 क्वेश्चन में भी सिलेबस को आधार मान के ही आपको क्वेश्चन देते हैं और हम बेस निश्चित तौर पर एनसीईआरटी रखते हैं ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके आपके एग्जाम को लेके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को आप देखते हैं तो ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर आपको सफलता लेना है ना 75 क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर इतना मेरा विश्वास है कि निश्चित तौर पर आपको बहुत हद तक फायदा मिलेगा, इतना तो मेरा विश्वास है। क्लियर? तो आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखने का प्रयास कीजिए, स्किप ना कीजिए, इसको प्रयास कीजिए कि पूरा देखने का प्रयास करेंगे। बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम आपको बताना है। आपका ऑप्शन है कि मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। ऑप्शन नंबर बी में पटना, मुंगेर, भागलपुर, शिवहर। ऑप्शन सी में मुंगेर, भागलपुर, पटना, शिवहर और ऑप्शन डी में मुंगेर, शिवहर, पटना और भागलपुर। सही आंसर आपका मुंगेर, ऑप्शन नंबर ए होगा मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और पटना जो है वो लिंगानुपात के बढ़ते हुए क्रम में है। यानी सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में, उसके बाद मुंगेर से अधिक भागलपुर में, भागलपुर से अधिक खगड़िया में, खगड़िया से अधिक शिवहर में और सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो पटना में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? यानी पुस्तक को एक तरफ दिया गया, दूसरे है उसके लेखक, तो कौन सा सुमेलित इसमें है, यही बात आपसे पूछा है। तो देखेंगे डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश, डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, बिल्कुल सही है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश है जो हाल ही में इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। दूसरा है इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, अयाज मेनन के द्वारा लिखित पुस्तक है। दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन की ओर चलते हैं, गौतम चिंतामणि ने जो पुस्तक लिखी है वो द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये गौतम चिंतामणि के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ये भी बात सही है, तो प्रयुक्त में से सही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन है विकास के प्रथम सप्ताह में, ऑप्शन बी विकास के तृतीय सप्ताह में, ऑप्शन सी विकास के चतुर्थ सप्ताह में या ऑप्शन डी विकास के छठे सप्ताह में। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास के चतुर्थ सप्ताह में मानव भ्रूण जो होता है, फीटस जो होता है, जिसे हम लोग फीटस कहते हैं भ्रूण को, जब विकास, अब मानव भ्रूण के विकास के सप्ताह को चतुर्थ सप्ताह से लेकर और चतुर्थ सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक के माना जाता है। तो इसमें चतुर्थ सप्ताह में क्या होता है कि मानव का भ्रूण जो होता है हृदय का स्पंदन करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, विकास के चतुर्थ सप्ताह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है लौह इस्पात, उर्वरक, इस्पात परिवहन या इस्पात। आपका सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र। क्लियर? कोर क्षेत्र यानी केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग को शामिल नहीं किया जाता? आपका सही आंसर होगा परिवहन को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ध्यान रखेंगे कोर क्षेत्र के अंतर्गत किसको किसको को रखा जाता है, तो लौह इस्पात को, उर्वरक को, इस्पात को, इसके अलावा भी और याद रखेंगे विद्युत को, कोयला को, कच्चा तेल को, प्राकृतिक गैस को, सीमेंट को, रिफाइनरी उत्पाद को, इस सब को कोर क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान रखेंगे कि कोर क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो होता है, कोर क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसमें आईआईपी, क्लियर, आईआईपी जो होता है यानी औद्योगिक उत्पाद सूचकांक जो होता है वह लगभग 40% भाग का प्रतिनिधित्व करता है। 40% भाग का प्रतिनिधित्व करता है, भाग का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपका ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, पारसी या खरोष्ठी लिपि। तो जब कोई भी लिपि जब दाईं से, अब दाईं साइड होता है, तो दाईं से जब बाईं ओर लिखी जाती थी, इस ओर लिखी जाती थी, तो यह लिपि खरोष्ठी लिपि कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी लिपि है। जबकि जब कोई लिपि
बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है तो उसे ब्राह्मी लिपि की संज्ञा दी जाती थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कर लेंगे। ब्राह्मी लिपि में बाईं याद रखने के लिए आप याद करेंगे, ब्राह्मी से ब लगा हुआ है और बाईं याद रखेंगे तो बाईं से दाईं। क्लियर, तो इसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने 1329 से लेकर 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के को प्रतीकात्मक रूप से मुद्रा चलाई थी? आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। आपका सही आंसर होगा कि 1329 से 1330 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक, प्रतीकात्मक का मतलब यह भी दे सकता है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1329 से 1330 ईस्वी में किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनल किसका मिश्रण होता है? पहले ध्यान देंगे अमोनल है क्या। तो अमोनल एक विस्फोटी पदार्थ होता है, विस्फोटक होता है। अमोनल क्या होता है? विस्फोटक होता है। अब इसमें किसका मिश्रण का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका प्रयोग पहले सेनाओं के द्वारा जो बड़े बड़े लैंडफॉर्म बिछाए जाते थे, कहने का मतलब लैंड माइंड जो बिछाया जाता था या सुरंग जो होता था, उसको बनाने के लिए, पर्वतों पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस विस्फोटक यानी अमोनल का। क्लियर। वर्तमान समय में इसका प्रयोग, इस अमोनल का प्रयोग जो किया जाता है वो खनन क्षेत्र में किया जाता है। खनन क्षेत्र में वर्तमान समय में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब इसमें किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम क्लोराइड का, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम सल्फेट का, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। आपका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण अमोनल होता है। क्लियर। और यह एक विस्फोटक होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल पीस डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 21 सितंबर या 4 अक्टूबर। आपका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय, इसका मतलब क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसारी विश्व यानी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की संकल्पना किस पर आधारित है? अब प्रसारी विश्व समझेंगे कि क्या होता है। प्रसारी विश्व का मतलब होता है जब सूर्य से प्रकाश का प्रभाव जो है, प्रकाश जो है वो पूरे चारों ब्रह्मांड में, चारों तरफ ब्रह्मांड में समान रूप से फैला, तो इस स्थिति को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की संज्ञा दी गई, यानी प्रसारी विश्व की संज्ञा दिया गया। यानी कह सकते हैं जब ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ तो यह प्रसारी विश्व इसे ही कहा गया। अब ध्यान रखेंगे कि संकल्पना किस प्रभाव पर आधारित है प्रसारी विश्व की। ऑप्शन है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन बी स्टार्क प्रभाव, जीमॉन प्रभाव या रमन प्रभाव। सही आंसर होगा डॉपलर प्रभाव पर प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेसिन, ऑप्शन बी म्यूसिलेज, ऑप्शन सी लैक्टेस या ऑप्शन डी टेनिन। आपका सही आंसर होगा टेनिन जो है वो चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले एक किस्म का प्रकार है। क्लियर। अब ध्यान देंगे टेनिन का प्रयोग कहां किया जाता है? प्रयोग कहां किया जाता है? तो स्याही बनाने में टेनिन का प्रयोग किया जाता है जो पौधे से प्राप्त किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस किसके बने होते हैं? ऑप्शन है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, ऑप्शन बी में तांबा, जिंक और मैग्नीज के, ऑप्शन सी सीसा और लोहा में, ऑप्शन डी कैल्शियम और जिंक में। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम और मैग्नीशियम में होता है। क्लियर। इस बात का ध्यान रखेंगे, एस्बेस्टॉस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ब्लैक बॉडी का मतलब काला, जो काला भाग होता है, काला सतह जो होता है, किसके विकिरण को अवशोषित करता है? ऑप्शन में ध्यान देंगे, ऑप्शन है केवल निम्न तरंग दैर्घ्य को, ऑप्शन बी केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्घ्य को, ऑप्शन सी
केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को या सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को? तो ब्लैक बॉडी जो होता है वो सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर लेता है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में काले कपड़े पहनने की सलाह नहीं दिया जाता है, क्योंकि वह सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली की उड़ीसा के बालासोर तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है इसरो द्वारा, ऑप्शन बी डीआरडीओ द्वारा, ऑप्शन सी HAL द्वारा, या ऑप्शन डी IAF के द्वारा। आपका सही आंसर होगा डीआरडीओ के द्वारा परीक्षण किया गया है, जो सुपरसोनिक मिसाइल समर्थित टॉर्पीडो है, यानी स्मार्ट प्रणाली कहा गया इसे। उड़ीसा के बालासोर तट से डीआरडीओ द्वारा विकसित किया परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे होकर गुजरना पड़ता है? अब देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना शुरू कर देता है। जो सघन, आप कहेंगे सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है? तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसे उतना ही सघन माना जाता है, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होता है उसको उतना ही विरल माना जाता है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे 4 चीज, हीरा, कांच, जल और तब वायु। 4 चीज याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। हीरा, कांच, जल और तब वायु। तो ध्यान रखेंगे हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसकी सघनता सबसे ज्यादा होती है। दूसरी बात कि हीरा के बाद कांच आता है, कांच के बाद जल आता है और जल के बाद वायु आता है। तो ध्यान रखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए हमने कहा सघन माध्यम से विरल माध्यम होना चाहिए, और सघन माध्यम सबसे ज्यादा वही होगा जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण से इसकी सघनता सबसे ज्यादा होगी, जिसके कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन इससे होकर कांच में जाएगा, या इससे होकर जल में जाएगा, या इससे होकर वायु में जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। अब कांच जल की तुलना करें तो कांच से होकर जल में जाएगा, कांच से होकर वायु में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, या जल से वायु में जाएगा प्रकाश तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। क्लियर? तो आप इसमें ध्यान देंगे किससे होकर गुजरना पड़ेगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, कांच से जल में जाएंगे, ऑप्शन बी में जल से कांच में जाएंगे, ऑप्शन सी में वायु से जल में जाएंगे, या ऑप्शन डी में वायु से कांच में जाएंगे। तो एक ही ऑप्शन आपका होता है, जब कांच से हम जल में जाते हैं, कांच से जब जल में जाते हैं तो कांच की तुलना में जल का अपवर्तनांक कम होता है, जिसके कारण से इसका घनत्व कम हो जाता है। तो कांच जो होता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कांच से जल में जाने पर होता है। तो आपका ऑप्शन कांच से जल में जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है अतुल करवाल, ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन सी सुजॉय लाल थाओसेन, ऑप्शन डी अनीश दयाल सिंह। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजॉय लाल थाओसेन को सीआरपीएफ सीआरपीएफ का पूरा रूप होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक सुजॉय लाल थाओसेन को नियुक्त किया गया है। क्लियर? अब थोड़ा सा सब पर ध्यान देंगे। अतुल करवाल जो है, अतुल करवाल को एनडीआरएफ के महानिदेशक, एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिंह को अगर चर्चा करेंगे तो बीएसएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। जबकि अनीश दयाल सिंह के बारे में चर्चा आएगा तो आईटीबीपी के महानिदेशक, इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावन करती है? ऑप्शन है एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी टैल या सेबेशियस ग्रंथि। आपका सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और यह हमारे मस्तिष्क के स्फेनोइड नामक हड्डी के खोल में पाया जाता है। इसी पीयूष ग्रंथि से ही सेक्स हार्मोन का सेक्रीशन होता है। ध्यान देंगे पीयूष ग्रंथि से केवल सेक्स हार्मोन नहीं बल्कि इसे एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच यानी
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH एडिनोसिन ट्राई हार्मोन, इसके अलावा GTH गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनिंगिंग हार्मोन और LTH ल्यूटेनिंगिंग हार्मोन तथा ADH ये सभी हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली का एयर ब्लेंडर यानी वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? आपका ऑप्शन है सहायक श्वसन अंग, ऑप्शन बी द्रव्य स्थैतिक अंग, ऑप्शन सी सहायक श्वसन अंग तथा द्रव्य स्थैतिक अंग दोनों के रूप में, या ऑप्शन डी मुख्य श्वसन अंग के रूप में। तो मछली का एयर ब्लैडर जो होता है वो सहायक श्वसन अंग के रूप में और द्रव्य स्थैतिक अंग दोनों के रूप में काम करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डेटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रवर्धन, ऑप्शन बी न्यूनीकरण, ऑप्शन सी संपीड़न या ऑप्शन डी विरलन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संपीड़न होता है। डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डेटा का फाइल का आकार छोटा करने की प्रवृत्ति या करने के लिए जिस संसाधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे संपीड़न कहा जाता है। संपीड़न का मतलब होता है सिकुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती है? ऑप्शन है इसका आकार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी इसका आकार छोटा हो जाता है, ऑप्शन सी इसकी संख्या बढ़ जाती है या ऑप्शन नंबर डी इसकी संख्या घट जाती है। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा इसका आकार अधिक ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है, आरबीसी का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करता है? आपका ऑप्शन है इओसिनोफिल, ऑप्शन बी है एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट, ऑप्शन सी क्षार रंजी यानी वैसोफिल, ऑप्शन डी लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट जो होता है वो कोशिका में प्रतिरक्षी पैदा करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर, यही बात ध्यान रखेंगे कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? ऑप्शन है क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड या कीटोन। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन असामान्य घटक, यानी कौन सा है जो मूत्र में नहीं पाया जाता है, असामान्य है मतलब नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी बनेगा कीटोन निकाय जो होता है वो हमारे मूत्र का असामान्य घटक होता है, यानी हमारे मूत्र में नहीं पाया जाता है। अगर सामान्य मूत्र की हम बात करें तो सामान्य मूत्र में ध्यान रखेंगे, सामान्य मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, जिसमें ध्यान रखेंगे जल की मात्रा पाई जाती है 95%। दूसरा चीज याद रखेंगे लवण जो होता है, लवण जो होता है वो 2.7%। यूरिया की अगर बात करेंगे, यूरिया की अगर हम बात करेंगे तो यूरिया पाया जाता है 0.3%। यूरिया 0.3% के रूप में पाया जाता है और इसी में याद रखेंगे यूरिया के साथ साथ यूरिक एसिड भी याद रखेंगे, इसी में यूरिक एसिड भी। क्लियर, 95% जल, 2% लवण। अच्छा, लवण वाला में थोड़ा गलती हो गई, लवण में 2% लवण, लवण 2% और 2.7% में यूरिया, यूरिया, जबकि यूरिक एसिड में ध्यान रखेंगे 0.3% यूरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है जिस पर लिखा है मेरा जीवन मेरा संदेश का उद्धरण किया गया है, यानी इस पर लिखित है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यूके, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड। आपका सही आंसर होगा यूके, यानी ब्रिटेन सरकार के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा महात्मा गांधी पर अपना पहला स्मरणीय सिक्का लॉन्च किया है और जिस पर लिखा है मेरा जीवन मेरा संदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? आपका ऑप्शन है शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, फूलों की घाटी में या सूरमा घाटी में। सही आंसर होगा शांत घाटी, जो कहां स्थित है? केरल में।
सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी, सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाया जाता है, जो केरल राज्य में स्थित है। सूरमा घाटी की ओर ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी देता है सूरमा घाटी कहां स्थित है, तो ध्यान रखेंगे असम में सूरमा घाटी है। अब फूलों की घाटी जिसे चमोली कहा जाता है, फूलों की घाटी को चमोली, ये भी ध्यान रखेंगे, फूलों की घाटी चमोली है, चमोली जो उत्तराखंड में है। चमोली कहां है? उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी चमोली जिस जिले में है, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, कश्मीर घाटी तो कश्मीर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में सर्वोत्तम यानी उच्चतम पोषक स्तर प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या अपघटक को? तो ध्यान रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में लिंडमैन के नियम के तहत आप याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे ज्यादा जो पोषण स्तर प्राप्त करता है वो शाकाहारी प्राप्त करता है। अब देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण जो होता है वो सूर्य से मिलता है, प्रकाश से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अब यह सूर्य के प्रकाश से सबसे ज्यादा पोषण कौन? लिंडमैन ने 10% का नियम दिया था। लिंडमैन ने, ध्यान रखेंगे इसी में, लिंडमैन ने पोषण के 10% का नियम दिया था। 10% का नियम लिंडमैन नामक विद्वान ने दिया था। इसमें इन्होंने कहा था कि सूर्य से आने वाली प्रकाश जो कि पोषण का प्रकार है, अब वह प्रकाश जो है उसका 90% जो है वो वायुमंडल में चला जाता है और 10% जो होता है वो पेड़ पौधे को मिल जाता है, उत्पादक वर्ग को, पेड़ पौधे जिसे उत्पादक वर्ग कहेंगे। और बाकी इसमें ये 10% ये लिया और 10% जो होता है इसका 10%, अब जितना भी लिया इसका 10% कौन लेता है? इसका 10% ग्रहण करता है किसके द्वारा? शाकाहारियों के द्वारा, यानी प्राथमिक उपभोक्ता। क्लियर? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त करता है वो शाकाहारी प्राप्त करता है। किस नियम के अनुसार? लिंडमैन के 10% के नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम कैसा हो? आपका ऑप्शन है अपक्व हो, ऑप्शन बी तीक्ष्ण हो, ऑप्शन सी झुलसाने वाला हो या ऑप्शन डी उमस वाला हो। ग्रीष्म काल में जब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव तब होता है जब मौसम उमस हो, यानी गर्मी ज्यादा हो, उमस ज्यादा हो, यानी कि हमारा जो स्किन पर जो कह सकते हैं कि पसीना है वह पसीना नहीं बाष्पीकृत हो पाता है, तो उमस वाला मौसम कहलाता है, उसी को उमस वाला कहा जाता है दिन। अब ऐसे दिन में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है मेसोन की खोज हिडेकी युकावा के द्वारा किया गया था। ये तो बात बिल्कुल पूरी तरीका से सही है, युकावा के द्वारा मेसोन की खोज किया गया। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन एवं यूएफ हैस ने किया, ये भी सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो H.A. बेथे के द्वारा, ये भी सही है। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी ने किया था, ये गलत बात है। एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज किया था, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किया था। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? आपका ऑप्शन है एम मुकुंदन, ऑप्शन बी मधु कांकरिया, ऑप्शन सी असगर वजाहत, ऑप्शन डी नमिता गोखले। आपका सही आंसर होगा एम मुकुंदन को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है और यह एक मलयालम लेखक है, ये भी ध्यान रखेंगे, मलयालम लेखक है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेखक है। और इनकी पुस्तक जो है दिल्ली ए सोलिलॉकी, इसके लिए दिल्ली आ सोलिलॉकी के लिए इनको प्रदान किया गया है यह पुरस्कार। क्लियर? मधु कांकरिया को ध्यान रखेंगे तो मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार 2021, बिहारी पुरस्कार
2021 जो 31वां है, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, बिहारी पुरस्कार 2021 31वां है, प्रदान किया गया है मधु कांकरिया को। और इनकी किस पुस्तक के लिए? हम यहाँ थे, ये भी याद रखेंगे, हम यहाँ थे। असगर वजाहत के बारे में अगर ध्यान देंगे तो व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान, 31वां व्यास सम्मान कब? 2021 में इनको प्रदान किया गया है महाबली के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे, महाबली के लिए प्रदान किया गया है। क्लियर? अगला नमिता गोखले। नमिता गोखले जो है इनको अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को। और इनकी पुस्तक किसके लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक इसमें से नहीं है? ऑप्शन है ट्राई नाइट्रोट्यूलिन, ऑप्शन बी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राई नाइट्रोमीन, या ऑप्शन डी नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। आपका सही आंसर होगा विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वह किसी भी तरह का विस्फोटक नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक अभियंत्रण यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। यानी कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है वह किसके लिए किया जाता है? रोग प्रतिरोध के लिए, ऑप्शन बी वृद्धि वर्धन के लिए, ऑप्शन सी जंतु क्लोनिंग के लिए, ऑप्शन डी मानव क्लोनिंग के लिए। तो ध्यान देंगे, आनुवांशिक अभियंत्रण जो है वह मानव क्लोनिंग की एक विधि होती है। और ध्यान देंगे, इस क्लोनिंग के द्वारा पादप और जीवों का प्रतिरूप कहेंगे फोटोकॉपी, प्रतिरूप जो होता है उस अंग को बनाया जाता है मानव क्लोनिंग के तहत। और इसका सबसे पहला प्रयोग करके डॉली भेड़ मानव के द्वारा बनाया गया पहला क्लोनित जीव था। डॉली भेड़ था, एक प्रकार का नाम था उसका डॉली, उसको बनाया गया था। और कब बनाया गया था? ध्यान रखेंगे, क्लोन के माध्यम से। तो 1996 ईस्वी में इसका प्रयोग पहली बार किया गया था और डॉली नामक भेड़ बनाया गया था। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स को निम्नलिखित में से अन्य कौन सी लिपि में भी जारी किया गया है? ऑप्शन है लैटिन लिपि, ब्रेल लिपि, अरबी लिपि, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ऑप्शन है आगामा, ब्राह्मण, पुराण, या त्रिपिटक। तो बुद्ध के शिक्षाओं के संग्रह को त्रिपिटक कहा गया है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि त्रिपिटक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है और यह 3 प्रकार का है। 3 गो त्रिपिटक ग्रंथ के अंतर्गत 3 ग्रंथ को शामिल किया जाता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ध्यान देंगे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, तीनों पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ध्यान देंगे, सुत्त पिटक में क्या चर्चा किया गया? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, उपदेशों का संग्रह है। कहेंगे आप याद रखने के लिए कि भगवान बुद्ध सूत के उपदेश दिया करते थे, इसलिए भगवान बुद्ध के सुत्त पिटक में उपदेशों का उल्लेख किया गया है। क्लियर? विनय पिटक में किसकी चर्चा किया गया है? तो विनय पिटक में संघ में प्रवेश करने के आचरण की चर्चा किया गया है। संघ में आचरण की चर्चा किया गया है। जबकि अभिधम्म पिटक जो है उसमें, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार, अब बुद्ध अपने से जोड़ लेंगे, दार्शनिक विचार, विचारों का संग्रह, बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह अभिधम्म पिटक में किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की हिंदी पत्रकारिता बनाम साहित्यिक पत्रकारिता का आरंभ काल यानी प्रारंभ काल
कलकत्ता में वर्ष 1873 ईस्वी में साप्ताहिक बिहार बंधु के प्रकाशन के जरिए हुआ माना जाता है। इसका संस्थापक कौन थे? साप्ताहिक बिहार बंधु के संपादक कौन थे, जो कि 1873 ईस्वी में कलकत्ता में प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है बाबू महावीर प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित विजयानंद त्रिपाठी, ऑप्शन सी पंडित बद्रीनाथ, या ऑप्शन डी पंडित केशव राम भट्ट। आपका सही आंसर होगा पंडित केशव राम भट्ट, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित संगीत ग्रंथ राग तरंगिणी की रचना किसके द्वारा किया गया है? राग तरंगिणी, ऑप्शन है हरि सिंह, ऑप्शन बी पंडित लोचन, ऑप्शन सी नान्यदेव, ऑप्शन डी पंडित राम चतुर मल्लिक। आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी पंडित लोचन के द्वारा राग तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किया गया, जो एक संगीत ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है बोधगया, अमरनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी। तो ध्यान देंगे, गौतम बुद्ध जब गृह त्याग दिए थे तो गृह त्याग करने के बाद राजगीर पहुंचे और राजगीर के रुद्रक रामपुत्र तीस से शिक्षा ग्रहण किया था। हालांकि अलार कलाम बुद्ध भगवान के पहले शिष्य थे, अलार कलाम, और रुद्रक रामपुत्र तीस जो थे वो दूसरे गुरु हुए। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहां भी नहीं हुई, आध्यात्म ज्ञान नहीं मिला। उसके बाद वह बोधगया में आए और बोधगया में निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर मात्र 49 दिन का क्रैश कोर्स, मात्र 49 दिन का क्रैश कोर्स किया और 49 दिन में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और भगवान बुद्ध बोधिसत्व के रूप में शामिल हो गए। यानी ध्यान देंगे, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ अब बुद्ध के रूप में जाना गया। क्लियर? तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी मात्र 49 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है? आपका ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सेवा के अलावा महादेव गोविंद रनाडे ने किसका समर्थन किया था? ऑप्शन है उग्रवाद का, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन का, ऑप्शन सी राजनीतिक आंदोलन का, ऑप्शन डी संवैधानिक माध्यमों के जरिए शांतिपूर्ण उन्नति का। आपका सही आंसर होगा ब्रिटिश शासन का भी इन्होंने, महादेव गोविंद रनाडे ने समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? आपका ऑप्शन है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी शाहनवाज खान, ऑप्शन डी डॉक्टर M.A. अंसारी, ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहनवाज खान जो थे आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। आजाद हिंद फौज की स्थापना करने का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकता है। कब? यदि वे, ऑप्शन है यदि वे डैश लोकसभा के सदस्य हैं तब, ऑप्शन बी राज्यसभा के सदस्य हैं तब, ऑप्शन सी बहुमत में है तब, या ऑप्शन डी लोकसभा के विपक्षी दल द्वारा निषिद्ध कर दिए गए हैं तब। आपका सही आंसर होगा अगर वह राज्यसभा के सदस्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपने सरकार के खिलाफ, यानी किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए संसद में, तो ऐसे स्थिति में मतदान में भाग नहीं लेगा प्रधानमंत्री। कब भाग नहीं लेगा? अगर वह प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो मतदान में भाग नहीं लेगा। अपने साथ यानी अपने हित में वह मतदान में भाग नहीं ले सकता अगर राज्यसभा का सदस्य रहेगा तो। हाँ, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है तब वह ऐसे स्थिति में मतदान में भाग ले सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जब प्रधानमंत्री पर जब अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और संसद के द्वारा पारित भी हो जाता है तो ऐसे स्थिति में पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मूल्यन का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन है मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, ऑप्शन बी निर्यात को बढ़ावा देना, आयात को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी आर्थिक सक्रियता को बढ़ावा देना। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्यात को बढ़ावा देना। अब मूल्यन का मतलब होता है डीवैल्यूएशन।
वैल्यूएशन। अब इसमें होता क्या है कि जब सरकार को विदेशी मुद्रा प्राप्त करना होता है तो क्या करता है कि देशी मुद्रा, अपना राष्ट्रीय मुद्रा जो होता है उसके वैल्यू को घटा देता है। अब वैल्यू को घटा देने का मतलब यह होता है कि निर्यात में बढ़ावा हो जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है, निर्यात बढ़ जाता है, आयात घट जाता है। लेकिन इससे देश के अंदर, देश के भीतर मुद्रा के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के स्तर पर भारतीय मुद्रा का वैल्यू कम हो जाता है, जिसके कारण से लोग, विदेशी राष्ट्र जो होते हैं वो भारतीय मुद्रा को खरीदना चाहते हैं। क्लियर। और देश के भीतर उस मुद्रा, जो मुद्रा का दाम घटाया गया, उस मुद्रा के वैल्यू में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। देश में जैसे चल रहा होता है वैसे ही चलता रहता है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, आयात को कम करने के लिए अवमूल्यन की प्रक्रिया सरकार के द्वारा की जाती है। क्लियर। इतना ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे कि भारत सरकार के द्वारा अभी तक 3 बार डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन की प्रक्रिया अपनाई गई है। पहली बार 1949 ईस्वी में, दूसरी बार 1966 ईस्वी में और तीसरी बार 1991 ईस्वी में अवमूल्यन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन है काल कोठरी घटना के बाद, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ऑप्शन सी 1857 के विद्रोह के बाद, या ऑप्शन डी बंगाल के विभाजन के बाद। ध्यान देंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग का गठन किया गया था। क्लियर। आपको भी ज्ञात होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, जिसमें चेम्सफोर्ड का, उस समय चेम्सफोर्ड का शासनकाल चल रहा था और जनरल आर डायर के आदेश पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में मौजूद व्यक्ति पर, ढेर सारे व्यक्तियों पर, इकट्ठे व्यक्तियों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था। क्लियर। और इसी के एवज में 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में, ध्यान देंगे, हंटर आयोग जो था 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में हंटर, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में गठन हुआ था हंटर आयोग, इसलिए इसका नाम भी हंटर आयोग दे दिया गया। क्लियर। इसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, इस हंटर आयोग में 3 भारतीय का नाम याद आता है। न कौन कौन थे? तो जगत नारायण थे, साहबजादा सुल्तान थे, चमन लाल सीतलवाड़ थे। ये तीनों सदस्य भारतीय थे। क्लियर। तो ध्यान ये भी पूछेगा आपसे कि हंटर आयोग में कितने भारतीयों को शामिल किया गया था और उसमें से कौन कौन है। तो ध्यान रखेंगे 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान और चमन लाल सीतलवाड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पीएम मोदी ने आजादी के अमृत काल में पंच प्रण के संकल्प का आह्वान किया है। निम्नलिखित में से इसमें कौन पंच प्रण के अंतर्गत शामिल किया गया है? पहला में है बहुत बड़े संकल्प लेकर चलना तो होगा, बिल्कुल सही है, पंच प्रण में शामिल है। दूसरा, हमारे मन के भीतर गुलामी का एक भी अंश है तो उसे बचने नहीं देना है, यह भी सही है, पंच प्रण के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरी बात, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, यह भी सही है, और एकता और एकजुटता होनी चाहिए तथा नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए निश्चित। तो ये पंच प्रण, 5 कथन जो है बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बनता है 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाल्गुन गोंग क्या है? ऑप्शन है पूर्वी चीन में निर्जातीय अल्पसंख्यक समुदाय है, ऑप्शन बी पश्चिमी चीन में एक विद्रोही संगठन है, ऑप्शन सी चीन में जनतंत्र समर्थन आंदोलन है, ऑप्शन डी चीन में एक आध्यात्मिक आंदोलन है। तो ध्यान देंगे, फाल्गुन गोंग जो है चीन में एक आध्यात्मिक आंदोलन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून का तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अब ध्यान देंगे कब परामर्श देता है। सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय से जब परामर्श मांगेगा, क्लियर, परामर्श मांगेगा, वैसे स्थिति में ही उच्चतम न्यायालय कानून के विषय में परामर्श राष्ट्रपति को देगा। क्लियर। अब देखेंगे अपनी पहल पर, तब ऑप्शन बी, तभी जब वे ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तो दूसरा ही तो ऑप्शन सही है, तभी वह परामर्श दे सकता है जब वह ऐसे परामर्श के लिए डिमांड करता है राष्ट्रपति, तब वह परामर्श देता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन, उसमें ध्यान एक
ये पहला क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति परामर्श लेने की चर्चा जो किया गया है वो अनुच्छेद कहेंगे आई लव यू, यूनिक कोड है आई लव यू 143 143वें अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अगर किसी कानूनी मामले में अगर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना है तो अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके और वह परामर्श मांग सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी उन्मूलन। डायरेक्ट याद रखेंगे। ऑप्शन में दिया हुआ तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें से गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वह दिया गया था आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये भी ध्यान रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था? हम याद कराए थे, कई बार बताए हैं। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90 92 पॉकेट में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 339, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का अनुच्छेद, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 351। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 का क में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्तता को, सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, विदेशी नागरिकों के साथ साथ देशी नागरिकों तो सभी प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्लियर। अब विदेशी नागरिकों को जो मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है उसको याद रखिएगा। तो याद रखिएगा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद जो है, ये 5 अनुच्छेद याद रखेंगे। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अनुच्छेद जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी सभी अनुच्छेद मौलिक अधिकार में जो दिए गए वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। क्लियर। तो यही 5 से वंचित किया गया विदेशी नागरिकों को। तो अब ध्यान देंगे, आपका ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार की चर्चा किया गया अनुच्छेद 14 में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया अनुच्छेद 19 के क में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया अनुच्छेद 21 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा जो किया गया है वो किया गया है 23-24 में। क्लियर। तो आपका कौन सा अनुच्छेद आ जाता है? अनुच्छेद 19 वाला। हमने कहा 15, 16, 19, 29, 30 विदेशियों को नहीं दिया गया, तो 19 में आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 है, सूची 2 से मिलान करना है। क्लियर। एक तरफ दिया हुआ है संस्थान और दूसरा तरफ इसका मुख्यालय कहाँ है जो आपको दिया हुआ है। क्लियर। तो देखेंगे केंद्रीय औषधि एवं सुरभि संस्थान कहाँ स्थित है, आपका मिलान करना है। तो यह केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है, 4 मिल गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका मिल जाएगा हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। जबकि सूक्ष्म जीवो प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वह स्थित है चंडीगढ़ में और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बनता है 4, 2, 1, 3, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देश है और दूसरा तरफ जो है वो राजधानी दिया हुआ है। तो कोलंबिया की राजधानी जो है वह नैरोबी ना, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा सेंटियागो। फिलीपींस की राजधानी जो है वह है मनीला। केन्या की राजधानी नैरोबी और वेनेजुएला की राजधानी कराकस। आपका आंसर बनता है 3, 4, 2, 1। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक फसल बीमा योजना अप्रैल 1985 के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब? वर्ष 1997 में, वर्ष 1998 में, वर्ष 2003 में या वर्ष 2000 में? आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडारण के लिए
के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदती है वे क्या कहलाती हैं? न्यूनतम समर्थन कीमतों के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है, निर्गम कीमतों के नाम से जानी जाती है, उच्चतम यानी सीलिंग कीमतों के नाम से जानी जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, एमएसपी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकांग गंगा सहयोग परियोजना, मिकांग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट क्या है? ऑप्शन है एक सिंचाई परियोजना जिसमें भारत एवं म्यांमार शामिल है, बिल्कुल गलत है। क्लियर। दूसरा, कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन अभिगम है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। देखेंगे मेकांग नदी ऐसी नदी है जो 6 प्रमुख राष्ट्रों से होकर गुजरती है, जिसमें से चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार होती हुई दक्षिण चीन सागर में मेकांग नदी गिर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होगा? ऑप्शन है नागरिकों की शिकायतें, ऑप्शन बी आर्थिक मामले, ऑप्शन सी विधि निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन डी कार्मिकों के मामले। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के शिकायतें जो होगी वो राज्य सरकार के स्थानीय निकाय के नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने थाई बजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य सरकार ने थाई बगथू, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाई बगथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी शेख अब्दुल्ला, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल यानी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह, फिर से क्वेश्चन आ गया, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बिहार में नहीं गुजरती है? ऑप्शन है दामोदर नदी, सोन नदी, गंगा नदी, बूढ़ी गंडक नदी। तो दामोदर नदी जो है वो बिहार से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक पहले कहा जाता था, लेकिन 1948 ईस्वी में दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत उस पर कुल 8 बांध बनाकर कंट्रोल कर दिया गया है। बिहार केसरी उपनाम से किसे संबोधित किया गया है? ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह को, अनुग्रह नारायण सिंह को, ऑप्शन सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, या ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा को। सही आंसर है बिहार केसरी के उपनाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी गुलजारी लाल नंदा। आपका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है। पहली बार तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी और दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। यानी पहले प्रधानमंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री भारत की, जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, पुनः फिर कार्यकाल में ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रानी द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी गोवा में। आपका सही आंसर होगा लक्षद्वीप में, नेत्रानी द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और ध्यान देंगे कि लक्षद्वीप का जो आकार है, लक्षद्वीप का जो आकार है वह घोड़े के नाल का आकार है, नाल का आकार के जैसा लक्षद्वीप का आकार है। ये भी ध्यान रखें, कभी क्वेश्चन में पूछ देगा। यदि आप फिलिथियो द्वीप में जाते हैं तो आप किस देश में होंगे? ऑप्शन है श्रीलंका, लक्षद्वीप, मालदीव या थाईलैंड। आपका सही आंसर होगा मालदीव। जब हम जाएंगे तो फिलिथियो द्वीप में स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंपनी के डिवेंचर धारक किसके शेयर होते हैं? उसके क्या होते हैं? ऑप्शन है शेयर धारक होते हैं, ऑप्शन बी लेनदार होते हैं, ऑप्शन सी देनदार होते हैं, ऑप्शन डी निदेशक होते हैं।
तो जब कभी भी किसी भी कंपनी के आप डिवेंचर धारक है, इसका मतलब है आप उसके लेनदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? ऑप्शन है संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या मानसूनी वर्षा। तो अधिकांश वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लस्साडीब सागर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मन्नार सागर, श्रीलंकाई सागर, लक्षद्वीप सागर या मालद्वीप सागर। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। तो आपका सही आंसर होगा लक्षद्वीप सागर को लस्साडीब सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो पिघला हुआ अवस्था में मौजूद है उसे कहा जाता है क्या? ऑप्शन है कोर, लावा, मैग्मा और हीलियम। आपका सही आंसर होगा उसे मैग्मा कहा जाता है। और यही मैग्मा जब धरातल पर आता है और यह घट करता है यानी क्रिस्टल अवस्था में बन जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। और लावा का आकार जब चना के दाने का आकार का हो जाता है तो इसे ही प्यूमिस कहा जाता है। क्लियर? प्यूमिस कहा जाता है जिसका आयतन बहुत ही कम होता है और यह पानी में आसानी से तैर सकता है। इसी का प्रयोग करके भगवान श्री राम श्रीलंका गए थे और सीता माता को लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया है? ऑप्शन है सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार। तो फ्रांसीसियों के द्वारा पहला कारखाना भारत में सूरत में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त अग्रगमन को किसने रोका था? तो नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को रोकने का काम ऑप्शन नंबर बी पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अनंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या ऑप्शन डी राजगोपालाचारी। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में 1857 के विप्लव जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उसका नेता यानी पटना में उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है विलायत अली, ऑप्शन बी पीर अली, ऑप्शन सी इनायत अली, ऑप्शन डी जयमंगल सिंह। सही आंसर होगा पटना में पीर अली के द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? ध्यान रखेंगे कि बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, आरा के जगदीशपुर से थे, राजा थे वहां के, और 1857 ईस्वी के विद्रोह में जगदीशपुर में नेतृत्व किया था। ऑप्शन है डॉगलास। अंतिम युद्ध किसके खिलाफ किया था? तो डॉगलास ऑप्शन है, ग्रीलिंग्रैंड है, लाग्रैंड है या लुगार्ड है। आपका सही आंसर होगा लीग्रैंड जो है इसके साथ बाबू कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किया था और इसे जीत भी लिया था, लेकिन अगले नेक्स्ट 3 दिन में बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। निम्नलिखित में से किस संबंध में कहा गया है? ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य या ए और बी दोनों। सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए कहा गया है कि देश के शासन में मूलभूत तत्व है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को क्या दर्शाता है? ऑप्शन है फिलिप्स वक्र, ऑप्शन बी लॉरेंज वक्र, ऑप्शन सी लॉफर वक्र या ऑप्शन डी कुजनेच वक्र। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फिलिप्स वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? ऑप्शन है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक, ऑप्शन बी 1 जून से 30 जुलाई तक, ऑप्शन सी 1 मार्च से 30 अप्रैल तक, ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई से 30 जून के मध्य आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या इटली। आपका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड स्थलरुद्ध देश के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया था? तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था उर्दू में? ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी,
ऑप्शन बी रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ऑप्शन सी सर सैयद अहमद खां, या ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। आपका सही आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, यह हमारा 75 क्वेश्चन हो BSSC का रहा फ्रेंड्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है तो शेयर कर दिया कीजिएगा, और वीडियो अगर देखते हैं तो लाइक किया कीजिएगा, ताकि हमें एनर्जी मिले और हम अच्छे कंटेंट आपके लिए नए जोश नए उत्साह के साथ डाल सके। इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। तो आज की सेवा को देते हैं विराम, से इसकी चर्चा करेंगे अगले कभी सीट प्रैक्टिस में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को सर्वोत्कर्ष पर बनाए हुए रखिए, नए जोश के साथ बनाइए उसको, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।